उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। देखो काफ़ी गैप लग गया बीच में, काफ़ी दिनों के बाद ये क्लास हो रही है आपके सामने। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 15 कवर करने वाले हैं। 14 किए थे हमने इससे पहले और वो सभी प्लेलिस्ट में हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन है, सभी रखे हैं मैंने इसमें, तो अच्छे से मेरे साथ सभी को देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड तक बने रहना मेरे साथ। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि खनिज यानी मिनरल क्या होते हैं। खनिज यानी मिनरल जो होते हैं क्या होते हैं, क्या वो द्रव होते हैं, अकार्बनिक, ठोस, गैस या सभी। तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये जो मिनरल यानी खनिज जो होते हैं ये अकार्बनिक ठोस होते हैं। क्या होते हैं, अकार्बनिक ठोस। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। तो देखो ऑप्शन में देखा जाए ऑप्शन सी सही है इसका। प्राकृतिक तत्व जो यानी प्राकृत जो तत्व होते हैं उसमें एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। थर्ड देखो, खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है। खाने का जो नमक होता है NaCl वो किसके द्वारा बनता है। कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार और मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। देखो अम्ल और क्षार का पदार्थ में हम निर्धारण कैसे करते हैं कि जैसे समझ लो ये पैमाना हो गया, इसका 0 से लेकर के 14 तक मान लो इसे, ठीक है, और बीच में रख दो यहाँ पर 7। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान के हिसाब से लगाना है इसमें, पीएच मान 7 से कम है तो उसे हम अम्ल कहेंगे, और 7 से अधिक है तो उसे हम क्षार कहेंगे। लेकिन ये जो 7 होता है, अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो उसे हम उदासीन कहेंगे, ना वो क्षार होगा ना वो अम्ल होगा, उदासीन यानी न्यूट्रल। ठीक है, तो 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षार, और 7 पर रहे तो उदासीन। देखो तो ये खाने का नमक जो बनता है ना, ये किससे बनता है। ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार दोनों की परस्पर जो क्रिया होती है उससे बनता है। तो मजबूत अम्ल भी होना चाहिए इसमें और मजबूत क्षार भी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नमक को बनाने के लिए, खाने के जो नमक है उसको बनाने के लिए मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार इन दोनों के मध्य परस्पर क्रिया होनी चाहिए, तब बनता है ये खाने का नमक। ऑप्शन बी सही है इसका। ये क्या हो गया, ऊपर नीचे टाइप हो गया क्या, चलो कोई नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है। क्या मापा जाता है रेडियो डेटिंग प्रक्रिया से। रेडियोधर्मी जो डेटिंग प्रक्रिया है उससे क्या मापा जाता है। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे चट्टानों की उम्र का पता लगाया जाता है, सभी को पता होगा। जो रेडियोधर्मी डेटिंग जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा चट्टानों की उम्र का पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट बच्ची मछली है। जो मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाती है, यानी मच्छरों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो कीट बच्ची मछली कौन सी है। तो देखो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी, गेम्बूसिया। जो गेम्बूसिया मछली है इसका प्रयोग किया जाता है मच्छरों के नियंत्रण में, यानी कीट बच्ची मछली है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, तो ये रक्त जमाव से संबंधित होती है, ये जो थ्रोम्बिन होती है। देखो थ्रोम्बिन के बारे में आपको बता दूं, ये जो थ्रोम्बिन होती है ये एक प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन। जैसे रुधिर में देखा होगा आपने, फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन नामक 2 प्रोटीन पाई जाती हैं, और इनका निर्माण भी पूछा जा सकता है। तो फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है, और इनका कार्य, महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, ये रुधिर को जमने में सहायता करती हैं। देखो फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन रुधिर में होती हैं और ये रुधिर को जमने में यानी थक्का जमने में मदद करती हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो वाहिनियाँ होती हैं, लिकाओं में देखा होगा आपने, रुधिर जमता नहीं है। ये भी जमता क्यों नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है कि
प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नोजन के होने के बावजूद भी रुधिर जो है जमता नहीं है। तो क्यों नहीं जमता है कि एक रुधिर में एंटी प्रोथ्रोम्बिन या हिपेरिन कहते हैं उसको, हिपेरिन ये होता है, तो इसकी वजह से नहीं जमता है। ये थक्कारोधी दवा होती है, या कह सकते हो थक्कारोधी पदार्थ होता है, या थिनर कह सकते हो इसे, ये होती है। तो इसकी वजह से ये रुधिर जो है हिपेरिन की वजह से रुधिर जमता नहीं है, ठीक है। और रुधिर वाहिनियों में अधिकतर आपने देखा होगा रुधिर जो है वो द्रवावस्था में ही पाया जाता है। तो ये रक्त के जमाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये थ्रोम्बिन और ये फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे देखो, दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम बताना है। दुग्ध के जो अग्रणी उत्पादक हैं उनका सही अवरोही क्रम। सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन किस देश में होता है? सॉरी, ये तो हम आगे पहुंच गए गलत, थोड़ा देखते हैं। देखो क्वेश्चन आगे पीछे हो गए पीडीएफ में, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो कंप्लीट मिलेंगे आप सभी को। देखो 7वां नंबर का क्वेश्चन है, एनोस्मिया क्या है? एनोस्मिया क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? एनोस्मिया को एनोस्मिया को क्या कहते हैं? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको कहते हैं ग्रहण संवेदना की कमी को हम क्या कहते हैं? एनोस्मिया। जब ग्रहण संवेदना की कमी हो जाती है तो उसको कहते हैं एनोस्मिया। इसमें मनुष्य की जो सूंघने की शक्ति है उसका नाश यानी वो कम हो जाती है, याद रखना। एनोस्मिया में मनुष्य की जो सूंघने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। आगे देखो, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादक भी है? पेट्रोपादक, फलीदार पौधों में से कौन सा पेट्रोपादक है? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ये करेज के बीज जो होते हैं इनसे पोनगेमिया तेल प्राप्त होता है। क्या होता है? पोनगेमिया तेल, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और जिससे बायोडीजल का निर्माण भी होता है, तो कह सकते हो जो पोनगेमिया तेल होता है उसी से बायोडीजल का निर्माण होता है, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बायोडीजल का स्रोत कहा जा सकता है इसको, यानी इसको करेज के बीजों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आपको मिलान करना है। देखो एक साइड में सूची फर्स्ट में व्याधि दी हुई है और दूसरे साइड में कारण दिया हुआ है, यानी एक साइड में बीमारी और दूसरे साइड में कारण कि किस वजह से बीमारी होती है। मेरेस्मस किसकी वजह से? क्वासियोरकर, टीबी और हेपेटाइटिस बी। चलो तो अब इसमें हम मिलान करते हैं। देखो इसमें पहला है कि मेरेस्मस, जो ये मेरेस्मस रोग है इसके बारे में समझ लेना, ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है मेरेस्मस। और क्वासियोरकर जो रोग है, क्वासियोरकर, ये होता है दीर्घकालीन उपवास की वजह से, यानी अधिक उपवास रखने से होता है क्वासियोरकर, और प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मेरेस्मस होता है। और टीबी जो होता है ये जीवाणु की वजह से होता है। देखो टीबी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोग हो जाता है, ये जीवाणु की वजह से होता है। इसके अलावा जीवाणु से कुछ 4-5 रोग और बता देता हूँ, जैसे प्लेग भी होता है टीबी की वजह से, डिप्थीरिया, काली खांसी भी होता है। इसके अलावा टिटेनस, टाइफाइड भी होता है, कुष्ठ रोग भी होता है, निमोनिया, हैजा भी होता है, तो ये टीबी से होते हैं। और ये हेपेटाइटिस बी जो है ये होता है विषाणु की वजह से। हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से। तो ये भी याद करने चाहिए आप सभी को। देखो रेबीज भी होता है विषाणु की वजह से, चेचक भी होता है, और आपका इबोला, मीजल्स और हेपेटाइटिस, डेंगू भी होता है, और पोलियो भी होता है। तो ये भी रोगों के बारे में तो आप सभी को अच्छे से रटना चाहिए। देखो प्रोटोजोआ से भी होते हैं, जैसे पायरिया होता है, काला जार और निंद्रा, मलेरिया, ये सभी प्रोटोजोआ से होते हैं। तो देखो इसमें मिलान ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 और सी का 3, 4। तो इसका ऑप्शन बी ही सही है। नेक्स्ट देखो, जापान की 1953 में होने वाली मिनी माता व्याधि हुई थी जापान में, सभी को पता होगा। 1953 में होने वाली मिनी माता व्याधि उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित हुई थी, यानी
उन मछलियों के बारे में पूछा है जिसकी वजह से ये मिनीमाता हुई थी। तो उन मछलियों ने किस संक्रमक को खा लिया था, उन मछलियों के अंदर वो संक्रमक था जिसकी वजह से ये सभी में यानी कह सकते हो काफ़ी महामारी फैल गई थी। ये जो है मिनीमाता ये किस वजह से हुई थी। देखो मिनीमाता रोग किसकी वजह से होता है ये पता होगा आपको तो आसानी से कर दोगे इसको। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पारद यानी मरकरी यानी पारा, इसकी वजह से होता है ये मिनीमाता रोग। और जो मछलियां थीं उन्होंने इसको पारे को खा लिया था यानी मरकरी को, तो इसी वजह से ये जो मिनीमाता व्याधि हुई थी 1953 में, इसी वजह से हुई थी इसको मछलियों को खाने से जापान में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला देखना है इसमें कि वायुयान के विशेष रबर टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है क्या। देखो ये थोड़ा मात्र नहीं, मात्र तो नेगेटिव में चले जाएगा, थोड़ा, चाहिए, हो सकता है, अगर ये पॉइंट हो तो समझ सकते हो अधिकतर सही होने की संभावना होती है उस स्टेटमेंट को। तो इसमें देखो ये पहला तो सही हो जाएगा, वायुयान के जो विशेष रबर टायर होते हैं उन्हें थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। दूसरा है प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है ना कि बैंगनी। देखो ये दूसरा तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है कि देखो प्रकाश की जो नीली तरंगें होती हैं वो बैंगनी तरंग की तुलना में कम प्रकीर्णित होती हैं, क्योंकि सबसे अधिक प्रकीर्णन किस कलर का होता है, किस कलर की तरंगों का, बैंगनी का, और सबसे कम किसका होता है, रेड का। ठीक है, तो ये उल्टा दिया हुआ है। इसमें देखा अगर ये होता कि प्रकाश की जो नीली तरंगें हैं बैंगनी तरंगों की तुलना में कम प्रकीर्णित होती हैं तो ये सही हो जाता, और इसी वजह से आकाश का कलर नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये गलत है इसमें। और सी देखो, गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित नहीं करता, तो ये सही है। और डी है इसमें, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु से रस्सी बांधी जाती है, तो ये भी सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो गलत है वही पूछा है। अब ये देखो, ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हीलियम केंद्र के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या क्या विविच्छाएं होती हैं। तो देखो अब जानते हैं अच्छे से कि जो एंटी द्रव्य है उसको उत्पन्न करने की जो विवक्षाएं होती हैं, एंटी द्रव्य को उत्पन्न करने की जो विवक्षाएं होती हैं वो देखते हैं आपके सामने। देखो इसमें पहला है कि यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और महंगा बना देता है। तो देखो ये महंगा गलत है इसमें, इस वजह से ये पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं की खोज को अधिक आसान एवं सुगम बना देता है, यानी कम महंगा बना देता है। तो इस वजह से समझ सकते हो पहला इसमें गलत है। दूसरा, ये एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावनाओं की जांच करने में सहायक होता है, तो ये सही है। ये ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होता है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, पहला गलत है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, ये तो हो गए। ये देखो क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं, कोई नहीं, पर आपको मैं क्रम से ही दिखाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो कि वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस या किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। अब ये घटनाएं दी हुई हैं ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के, यानी जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है उसके साक्ष्य के रूप में किस घटना को जो वैज्ञानिक हैं सामने लाते हैं। तो इसमें देखना है कि पहली घटना है, क्या अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलता है। देखो इसमें पहला कि अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, तो ये तो गलत है। दूसरा देखो, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन, तो ये सही है इसमें, क्योंकि रेडशिफ्ट परिघटना जो है इसमें देखो, यदि हम जैसे प्रकाश स्रोत की ओर चलेंगे, यानी प्रकाश स्रोत की जब इस परिघटना रेडशिफ्ट परिघटना में हम जब प्रकाश स्रोत की ओर चलेंगे तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में आपको आभासी वृद्धि महसूस होगी। यानी ऐसे समझ सकते हो कि जब दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले वर्ण की ओर आप विस्थापित होगी ये,
ठीक है। और यदि आप विपरीत प्रकाश के स्रोत से, यानी ऐसे समझ सकते हो कि जो प्रकाश का स्रोत है उससे आप दूरी बनाओगे तो प्रकाश की आवृत्ति में आपको आभासी कमी महसूस होगी। तो ये दूसरा तो सही हो जाएगा। तीसरा देखो, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति, ये भी कोई मतलब नहीं है। अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट का होना, ये भी नहीं है इसमें। तो समझ सकते हो इसका ऑप्शन भी है। ये तो उत्पत्ति का वो है, स्रोत, उत्पत्ति का सिद्धांत कह सकते हो इसको। तो ये तो विस्तार से तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। देखो इसमें पहला कथन है आपके सामने कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। क्या विक्रम संवत है जो 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था? तो देखो इसमें पहला कथन कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, तो सही है ये तो, क्योंकि विक्रमादित्य के टाइम से स्टार्ट हुआ था। इसकी जो विक्रमादित्य गुप्त वंश का शासक जो हुआ था, 58 ईसा पूर्व से शुरुआत हुई थी, तो पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा देखो, शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। जो शक संवत है, क्या वो 78 ईस्वी से आरंभ हुआ था? तो राजा कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था, 78 ईस्वी से शुरुआत मानी जाती है, तो ये दूसरा भी सही है। गुप्त काल की शुरुआत 319 से हुई थी, 319 एडी से हुई थी क्या गुप्त काल की? तो देखो ये तीसरा भी सही हो जाएगा, क्योंकि गुप्त काल की शुरुआत हुई थी 319 एडी से और चला था 550 एडी तक। और श्रीगुप्त के द्वारा इसकी वो की गई थी स्थापना, किसके द्वारा? श्रीगुप्त के द्वारा। और भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू माना जाता है, तो ये भी सही हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी के आक्रमण हुए थे। एक 1191 में हुआ था तराइन का पहला युद्ध, उसमें हार गया था, लेकिन दूसरा हुआ था 1192 में, पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया था। तो तभी से इसने मुसलमान शासन की स्टार्टिंग कर दी थी। लेकिन देखो भारत में पहला विदेशी आक्रमणकारी तो 712 में किया था, मोहम्मद बिन कासिम था भारत पर, लेकिन उसने शासन स्थापित नहीं किया था, लेकिन शासन स्थापित किया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, तो ये चारों ही सही हो जाते हैं बिल्कुल, ऑप्शन डी सही होगा इसका। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन सा पुरास्थल है जो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष देता है? तो देखो बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है, बलूचिस्तान, वहाँ से एक पुरास्थल है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ जो है, यहीं से हमें पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। कब से कब तक के? पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से मिलते हैं? बलूचिस्तान प्रांत जो पाकिस्तान में है, वहाँ के मेहरगढ़ से। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए थे? जो कौशल महाजनपद है उसकी राजधानी है श्रावस्ती, तो याद रखना श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए थे। देखो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, और महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, याद रखना कुशीनगर में। नेक्स्ट देखो, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए, तो अभी बताया था मैंने, गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्रीगुप्त के द्वारा, और इसी के द्वारा सिक्के जारी किए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नहीं सॉरी, गलत हो गया, इसे सही करो, एक सेकंड। श्रीगुप्त नहीं, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, याद रखना। वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। और इसी के द्वारा चलाए गए थे सिक्के, किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने, याद रखना ऑप्शन बी। आपको पता होगा लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी थी, उससे विवाह भी किया था इसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, और इसका शासनकाल था 319 एडी से 335 तक। देखो सबसे पहले तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद इसका पुत्र बना था घटोत्कच, घटोत्कच शासक बना, फिर घटोत्कच के बाद इसके बाद बना था शासक चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम जो था तीसरा शासक बना था गुप्त वंश का, और वैसे इसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहला गुप्त जो शासक था जिसने सिक्के जारी किए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम था। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में
देखो आपको ये मुग़ल जो मनसबदारी व्यवस्था थी इसके बारे में अच्छे से बता देता हूँ कि मुग़ल जो सैन्य व्यवस्था थी ना, ये मनसबदारी, ये यानी ऐसे समझ सकते हो कि मुग़ल कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो पूरी तरह से मनसबदारी प्रथा पर ही आधारित होती थी। यानी मनसबदारी प्रथा पर ही आधारित होती थी, और सभी को इसके बारे में ये भी पता होगा कि इसकी शुरुआत, यानी मनसबदारी प्रथा की जो शुरुआत की थी वो सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और यह उन्हीं व्यक्तियों को, ये जो व्यवस्था है उन व्यक्तियों को ही प्रदान की जाती थी जो शाही सेना में होते थे। यानी जो शाही सेना में होते थे उन्हीं को ये दी जाती थी सम्राट के द्वारा जो मनसबदारी है, ठीक है। और जो नहीं होते थे उनको नहीं दिए जाती थी ये। और जिनको ये पद दिया जाता था उनको तो मनसब, और जो यानी जो ये पद जो दिया जाता था उसको कहा जाता था मनसब, और जो इस पद को ग्रहण करते थे उसको कहा जाता था मनसबदार। यानी जो पद दिया जाता था इसके तहत उसको मनसब कहा जाता था, और जो उस पद को ग्रहण करता था उसको कहा जाता था मनसबदार। और फिर आगे देखो, फिर और आगे हुआ था, जैसे अकबर के शासनकाल में मनसबदारी जो प्रथा थी काफ़ी उत्कर्ष पर पहुंच गई थी, यानी काफ़ी इसका जो विकास हो चुका था, समझ सकते हो। जैसे इसमें आप समझ सकते थे तब कि जैसे जाति से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का पता चलता था, यानी किसी व्यक्ति की अगर कोई जाति है तो उसी से पता चल जाता था कि उसका वेतन कितना है, उसकी प्रतिष्ठा कितनी है। और उसके अलावा एक पद सवार का पद भी होता था, तो सवार के पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का पता चलता था, यानी कितने घुड़सवार दस्ते हैं इसके पास, तो उसी सवार का जो पद होता था उसी से पता चलता था। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट व्यवस्था थी। देखो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, तो पहला सही हो गया। जैसे जात जो पद होता था उससे तो वेतन और प्रतिष्ठा का पद पता चलता था, और जो ये सवार पद होता था इससे घुड़सवार दस्तों की संख्या का पता चलता था। दूसरा, इसमें मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, तो ये भी सही है, इसमें आनुवंशिक अधिकारी ही होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे, तो ये भी सही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 1995 में जात पद के साथ सवार पद को जोड़ देने से जात और सवार पद जो था वो 3 श्रेणियों में बट गया था। कि 1995 में आपने पढ़ा होगा, 1995 में जात पद, ये जो आपके सामने मैंने बताया था, जिससे वेतन और प्रतिष्ठा का पता चलता था, और ये सवार पद जिससे घुड़सवार दस्तों की संख्या का पता चलता था। तो 1995 में इन दोनों पदों को जोड़ करके जात ओ सवार पद बना दिया था, एक पद बना दिया था जात ओ सवार पद। तो फिर इसको बनने के बाद ये 3 श्रेणियों में विभाजित हो गया था, ठीक है। तो समझ सकते हो मनसबदारों के 3 वर्ग थे, तो ये तीसरा भी सही है। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त सभी। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। किसकी खेती नहीं करते थे 13वीं और 14वीं सदी में? बताओ। तो देखो इसमें देखा जाए तो गेहूं की खेती भी करते थे, जौ की भी करते थे, चावल की भी करते थे, लेकिन मक्का की खेती नहीं करते थे। जो 13वीं और 14वीं शताब्दी है उसमें जो किसान थे वो मक्का की खेती नहीं करते थे, क्योंकि मक्का की जो खेती है उसके बारे में जाना जाता है कि यह तकरीबन 15वीं शताब्दी में इसकी खेती की शुरुआत हुई थी। कब? 15वीं शताब्दी में माना जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? देखो इसमें पहला है कि ध्यान साधना और श्वास नियमन। ध्यान साधना और श्वास नियमन मध्ययुगीन में सूफी संत जो थे इस तरह के आचरण का प्रावधान था, इसमें ये भी करते थे, ध्यान साधना और श्वास नियमन, तो पहला तो सही है इसका। दूसरे में एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, तो ये भी करते थे। अब देखो ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा देखता हूँ इसे, है ना, 2 तो ये सही है इसके, तीसरा और देखो ये रहा। तीसरे में श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन भी करते थे। तो देखो सूफी संतों के बारे में तो पढ़ा ही होगा आपने, गायन तो काफ़ी करते थे, तो ये तीनों ही सही हो जाते हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? एक सही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है, ये देखना है इसमें। खुलदाबाद क्या शेख सलीम चिश्ती के मकबरे से संबंधित है? खुलदाबाद
तो देखो ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें पहला जो मिलान है खुलदाबाद, तो ये औरंगजेब के मकबरे से संबंधित है, तो ये तो गलत हो जाएगा इसमें पहला, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में, आगरा के पास ही है। अकबर ने निर्माण करवाया था इसका। तो ये फतेहपुर सीकरी में है, शेख सलीम चिश्ती का। और ये एतमादुल्ला का मकबरा ये आगरा में है, यमुना नदी के किनारे है, और नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। एतमादुल्ला इसके पिता थे, उनका मकबरा बनवाया गया था, और नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी। तो ये दूसरा भी गलत है। आगरा में औरंगजेब का मकबरा है क्या? ये भी गलत है। खुलदाबाद में है औरंगजेब का, अभी बताया था। और दिल्ली में जो ये अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है, ये सही है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है आपको। स्मारक और निर्माता, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाज़ा, देखो नाम में ही देख पा रहे होंगे, तो आसान है ये क्वेश्चन तो काफ़ी, कि अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, तो एक का तो एक ही हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया, या गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। मोती मस्जिद आगरा वाली ये शाहजहाँ ने बनवाई, लेकिन जो दिल्ली में मोती मस्जिद है, जो लाल किला है दिल्ली का, लाल किले का निर्माण तो शाहजहाँ ने करवाया, लेकिन उसके अंदर जो मोती मस्जिद है आगरा दिल्ली वाली, उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। तो 1 2 3 4 इसका मिलान बिल्कुल ठीक है, क्रम से ही दिया हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा? यानी किस कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? कौन से अधिवेशन में कहा था गांधी जी ने? देखो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, सभी को पता होगा। और उसी अधिवेशन में 26 मार्च को गांधी जी के द्वारा कहा गया था, उसी अधिवेशन में, कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव अमर रहेगा। यानी गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा, तो ये कहा था कराची अधिवेशन में। और देखो गांधी जी के द्वारा 1924 में बेलगाम जो कर्नाटक में पड़ता है, उस जगह एक वो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, तो उसमें अध्यक्षता की गई थी 1924 में कराची, उसमें बेलगाम अधिवेशन में। ठीक है, तो ये सही हो जाता है। आगे देखो, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? जो धरसना धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जो धावा किया गया था, उसके समय महात्मा गांधी कहाँ थे? देखो सभी को पता होगा, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था, तो उसी दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और गिरफ्तार करके उन्हें पुणे की जो यरवदा जेल है उसमें भेज दिया गया था। और उसी दौरान हुआ था ये धरसना नमक गोदाम पर धावे का जो ये जो हुआ था, घटना जो घटी थी धरसना नमक गोदाम पर धावे की। और इसमें धरसना में जो गोदाम पर ये जो वो हुआ था, घटना जो हुई थी, इसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा, याद रखना। और इसमें उस टाइम महात्मा गांधी पुणे की यरवदा जेल में थे, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है आपको। एक साइड में विद्रोह दिए हुए हैं कृषक विद्रोह, और एक साइड में उनसे संबंधित क्षेत्र। देखो कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? इसमें देखो पहला है ये कुकी विद्रोह। कुकी और कुका अलग अलग विद्रोह हैं, एक ही मत समझ लेना। ये जो कुकी विद्रोह हुआ था ना, ये कहाँ हुआ था? ये त्रिपुरा में हुआ था। कहाँ पर? त्रिपुरा में। लेकिन ये जो कुका विद्रोह हुआ था, कुका विद्रोह 1840 में पढ़ा होगा आपने, तो ये पंजाब में हुआ था। और ये जो कुका विद्रोह था, इसमें जो फेमस यानी व्यक्ति जो थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो भगत जवाहर मल थे, याद रखना। और ये पावना विद्रोह भी फेमस हो जाता है, पावना विद्रोह के बारे में भी पढ़ना चाहिए आपको। तो समझ लेना, ये जो पावना विद्रोह हुआ था ना, ये बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था पावना विद्रोह? बंगाल में, और 1859 में हुआ था ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें फेमस लीडर जो थे ईशान चंद्र और शंभूपाल और केशव राय, ये तीनों फिर प्रमुख थे। तो पावना विद्रोह जो हुआ था, कृषक विद्रोह, ये बंगाल में हुआ था। और बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार झारखंड का जो क्षेत्र है उस जगह पर हुआ था। काफ़ी फेमस हो जाता है ये बिरसा मुंडा जो विद्रोह है। तो इसमें देखो ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ए का 4, बी का 1 और सी का हो जाएगा 2। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, कोई नहीं, देखो ऊपर नीचे तो होता रहेगा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन था उसका सरकारी इतिहासकार कौन था?
देखो, भारतीय स्वाधीनता जो आंदोलन 1857 हुआ था उसी से संबंधित एक प्रकाशित पुस्तक है जिसका नाम है 1857। 1857 ये सरकारी स्वाधीनता आंदोलन की एक सरकारी पुस्तक है, सॉरी उसकी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की एक सरकारी पुस्तक है। क्या नाम है उसका? 1857। और इसको किसके द्वारा लिखा गया था? लेखक याद कर लेना, इसके एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया था। 1857 जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की एक सरकारी पुस्तक है और इसको लिखा था एस.एन. सेन ने। तो याद रखना, सरकारी इतिहासकार किसको कहा जाएगा फिर? एस.एन. सेन को। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? कौन था इन चारों में से जो होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था? तो देखो, ये जो होम रूल आंदोलन था इसकी शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, सभी को पता होगा। एनी बेसेंट ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा देखा जाए तो सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास में एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसमें यह पूछा है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं था। तो देखो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो ये चित्तरंजन दास जो थे, C.R. दास, ये इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही, आपको पता होगा, 1923 में एक पार्टी की स्थापना की गई थी जिसका नाम क्या था? बताओ क्या नाम था उसका? बता सकता है कोई क्या नाम था उस पार्टी का? उसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। याद रखना, C.R. दास जो थे ये होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं थे। और आपको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा और कहाँ पर की गई थी। इसका जवाब आपको बताना है, गदर पार्टी की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं के सही कालानुक्रम को पता कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखना है पहले कौन सी घटना घटित हुई। क्रिप्स मिशन कब आया? बताओ, क्रिप्स मिशन कब आया? देखो, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ठीक है, और साइमन कमीशन, ये कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। बेबेल प्रस्ताव आया था 1945 में और भारत छोड़ो 1942 में। अब देख लो इसी हिसाब से सबसे पहले कौन सा आएगा। देखो, आपको एक और तीन में कन्फ्यूजन होगा, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन पहले आया था इसमें क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, जब इसको अस्वीकार कर दिया गया था, यानी इसको महात्मा गांधी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे पोस्ट डेटेड चेक ऑफ सिंकिंग कहा था। ठीक है, जब इसको अस्वीकार कर दिया गया तो उसी के बाद 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक ग्राउंड से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो समझ सकते हो, पहले तो एक आएगा, उसके बाद 3 आएगा, और बेबेल 1945 4 आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पहला कथन है इसमें कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया। दूसरा है इसमें कारण कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। बताओ कौन सा सही है इसमें? क्या व्याख्या भी सही हो जाएगी इसकी? देखो, कथन को देखते हैं पहले कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो ये दोनों ही सही हैं। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसी वजह से इसमें इसका विरोध किया था। तो समझ सकते हो इसकी व्याख्या भी सही है, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। कथन देखो इसमें, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? भारतीय जो दादा भाई नौरोजी थे उनकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी, वो बताना है आपको क्या क्या थी। यानी दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके लिए क्या क्या किया गया, क्या योगदान था। क्या उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है? तो देखो, ये पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन जो है भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा, इसमें उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, तो ऐसा कोई भी नहीं है। उन्होंने सामाजिक
बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया, सामाजिक नहीं आर्थिक, आर्थिक बुराइयों यानी आर्थिक कुरीतियों पर जोर दिया था उन्होंने। जो अपनी पुस्तक लिखी थी ना उन्होंने, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में, तो ये पुस्तक लिखी थी उन्होंने, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, आप सभी को पता होगा। तो उसमें उन्होंने आर्थिक कुरीतियों का वर्णन किया था, ना कि सामाजिक। तो इसमें इस वजह से सही जवाब हो जाएगा, केवल एक सही है इसका, ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि किस लिए प्रसिद्ध है? लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, वो किस लिए प्रसिद्ध है? कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। कि जो 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, क्या उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था? तो ये तो सही है पहला, तो सभी को पता होगा। और इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था क्या? तो ऐसा तो कोई भी नहीं है इसमें, तो ये दूसरा तो गलत है। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया गया था, तो ये भी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केवल। आपको पता होगा जो 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, आप सभी को पता होगा। और इसी अधिवेशन के तहत देखा जाए तो 31 दिसंबर की रात्रि यानी 12 बजे रावी नदी के तट पर ही भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था, सभी को पता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो अब क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कायदे आजम की भी उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने, लेकिन ये बहुत ही हठी था, इसी का योगदान है भारत के विभाजन में। तो याद रखना मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है। कौन सा? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, ये तो सही है इसके बारे में। और उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी क्या? तो ये भी सही है इसका, दो सही हो गए। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, तो ये गलत है, इसमें भाग नहीं लिया था। वे सदैव डायरी रखते थे, तो ये भी सही है। उन्होंने जो मोहम्मद अली जिन्ना था असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ये सही है इसका। कांग्रेस ने नहीं, क्या पूछा है इसमें? सही नहीं है, यही सही नहीं है, इसमें भाग नहीं लिया था, याद रखना। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? जो कांग्रेस के द्वारा स्वराज प्रस्ताव पास किया गया था 1905 में, उसका उद्देश्य बताना है आपको, क्या उद्देश्य था उसका? स्वराज। तो देखो इसमें पहला है कि अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ, तो ये तो कोई भी इसका उद्देश्य नहीं था। और दूसरा इसमें स्वशासन सुनिश्चित करना, तो यही उद्देश्य था इसका, स्वशासन को सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, आप सभी को पता होगा, तो उसी के तहत स्थापना की गई थी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की। कब की गई थी? तो देखो 1861 में आया था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, सभी को पता होगा। नहीं, वो तो उच्च न्यायालय के बारे में था। देखो वो तो 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम था जिसके तहत 3 न्यायालयों की स्थापना की गई थी, लेकिन ये 3 विश्वविद्यालयों के बारे में पूछा है, मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने उच्च न्यायालय समझ लिया था। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी 1857 में। और उस टाइम जो वो था गवर्नर जनरल, यानी वो वायसराय जो था वो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। कैनिंग के टाइम में ही की गई थी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना। ठीक है, तो समझ सकते हो कैनिंग के टाइम में ही एक विधवा पुनर्विवाह विधेयक जो था वो भी पारित हुआ था। और 1857 का विद्रोह भी कैनिंग के टाइम में ही हुआ था। और जो भारत का पहला बजट पेश किया गया था उसको भी इसी के टाइम में पेश किया गया था, जेम्स विल्सन के टाइम में, उसके जेम्स विल्सन के द्वारा, याद रखना। और जो भारतीय दंड संहिता अधिनियम था वो भी इसी के टाइम में आया था, तो काफ़ी हो जाता है। और कैनिंग महत्वपूर्ण है, 1862 में इसने भारत का विभागीकरण भी किया था। तो कैनिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना, इससे संबंधित भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो अब, कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? यानी वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती का था वो सबसे पहले आरंभ जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था?
किस सभ्यता से माना जाता है, किस देश से या किस जगह से? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताना है आपको। देखो, कपास की खेती के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले जो कपास की खेती की स्टार्टिंग हुई थी वो भारत में ही हुई थी। कहाँ से? भारत से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो राखलदास बनर्जी के द्वारा, आप सभी को पता होगा, सिंधु नदी की खोज की गई, वो सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता उसकी क्या बोलते हैं, उसकी मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी सिंधु नदी के किनारे। तो उसी जगह से प्राप्त हुए थे ये कपास के सूत के साथ। कहाँ से? सिंधु नदी के किनारे से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो खेती का प्रमाण है जो मिला है 300 ईसा पूर्व का प्राप्त हुआ है। और देखो, मिस्र की सभ्यता भी है आपके सामने। ये जो मिस्र की सभ्यता है यहाँ से मिले हैं 2500 ईसा पूर्व के साथ साक्ष्य। तो तकरीबन 500 ईसा पूर्व पहले के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से भारत में। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखो, इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में समाचार पत्र है और एक साइड में भाषा है। भारत मित्र समाचार पत्र की कौन सी भाषा थी? देखो, इसमें भारत मित्र समाचार पत्र की जो भाषा थी ना, वो थी हिंदी। कौन सी थी? हिंदी। और राष्ट्रमत की कौन सी भाषा थी? तो राष्ट्रमत की जो भाषा थी वो कौन सी थी? राष्ट्रमत की थी मराठी। और प्रजामित्र की ये गुजराती। और नायक की थी बंगाली। तो 3 4 2 1 हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन देखना है, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधशालाओं में से 7 तट पर स्थित हैं। भारत की जो सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधनशालाएं हैं उसमें से 7 तट पर स्थित हैं। कारण है इसमें तटीय एवं अपतटीय तेल जो क्षेत्र हैं इनसे बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। क्या इस वजह से जो भारत की जो सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधनशालाएं हैं क्या वो तट पर स्थित हैं? और इसका कारण ये बताया है इसमें कि तटीय एवं अपतटीय क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन होता है। तो कौन सा इसमें सही लगता है आपको, यही बताना है आपको इसमें। देखो, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये दोनों ही सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है इसकी। क्यों व्याख्या नहीं करता है? देखो, असम से भी काफ़ी उत्पादन होता है इसका, यानी कच्चे तेल का जो उत्पादन होता है असम से भी काफ़ी होता है, राजस्थान से भी होता है। तो समझ सकते हो वो तो तटीय क्षेत्र नहीं है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि तटीय क्षेत्र हों तभी होंगी ये सार्वजनिक क्षेत्र की ये जो तेल जो शोधनशालाएँ हैं। मथुरा में भी है। ठीक है। तो इसका तो ये वैसे तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करना है। पहला, इसमें संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। देखो, अगर भौगोलिक संरचना के रूप से देखा जाए तो जो ये मेघालय का जो पठार है ना, ये दक्कन का पठार ही यानी उत्तर पूर्वी भाग ही है, उसका उत्तरी भाग यानी उत्तर पूर्वी भाग ही है। अगर जोड़ोगे तो उसे, ये मेघालय का जो पठार है ये उसी का विस्तारित भाग है। तो ये पहला तो इसमें सही हो जाएगा। अब आगे देखना है, थोड़ा देखता हूँ, आगे पीछे हो गए ना। ये देखो, इसमें अब दूसरा और देखो कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। तो ये भी दूसरा भी इसका सही हो जाता है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। तो ये भी सही है। चौथा देखो, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है क्या? देखो, ये तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो ये हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है ना, ये भारतीय प्लेट और तिब्बतीय प्लेट के अभिसरण से हुई है। यानी ऐसे कह सकते हो कि भारतीय जो प्लेट है वो अधिक भारी है अपेक्षा जो तिब्बत की प्लेट है उसके। तो जो भारी प्लेट होती है वो नीचे जाती है, जो हल्की रहती है वो ऊपर चलती है। ठीक है। तो जब ये नीचे जा रही है तो उसी वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है हिमालय की। और ऐसा कहा जाता है कि प्रतिवर्ष 6 सेंटीमीटर के हिसाब से इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, इसकी हिमालय की, याद रखना। तो ये 3 सही है इसके पहले पहले, चौथा गलत है, याद रखना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 2 3। भारत के ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऊर्जा के उत्पादन एवं उपभोग व्यय के संबंध में कौन सा सही नहीं है? पहला देखना है, इसमें गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में हाथ समान प्रवृत्ति लक्षित हुई है क्या? हाथ समान प्रवृत्ति क्या जो लक्षित हुई है क्या गत दशक में भारत में? यानी दशक में, जो गत दशक है उसमें भारत में ऊर्जा उत्पादन में हाथ समान प्रवृत्ति लक्षित हुई है, कमी आई है क्या?
तो ये तो सही है देखा जाए तो। दूसरा इसमें विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, तो ये सही है, न्यूनतम ही है भारत में, क्योंकि जनसंख्या अधिक है ना। जहाँ जनसंख्या कम होगी, जैसे देखो रूस का क्षेत्रफल काफ़ी है, जनसंख्या कम है, ऊर्जा का उत्पादन भी काफ़ी है, तो उसी हिसाब से तो काफ़ी जो प्रति व्यक्ति देखा जाए तो काफ़ी है। उत्तर रूस में, इंडिया में जनसंख्या ज़्यादा है तो उस हिसाब से कम है, तो दूसरा भी सही है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन 1% से कम है। देखो इसमें तीसरे के बारे में बताऊं कि ये तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि भारत में जो उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा है उसमें गैर पारंपरिक ऊर्जा का योगदान देखा जाए तो तकरीबन 19% के 19-20% के करीब है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जिसमें पनबिजली 14% के करीब है, पनबिजली का भी देख लो आप 14%, नाभिकीय ऊर्जा 3% और अन्य का देखा जाए तो 1% है। ठीक है, तो ये तीसरा गलत है, यही जवाब हो जाएगा इसका, क्योंकि जो गलत है वही पूछा है। चौथा इसमें भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। भारत में जो ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र है वो उद्योग है, तो ये सही है। नेक्स्ट देखो, सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान ही करना है। एक साइड में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में दिया हुआ है, एक साइड में प्रदेश से संबंधित, यानी जो आपदा दी हुई है उसका संबंध देखना है किस प्रदेश से संबंधित है। बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात। बाढ़ अधिकतर कहाँ पर आती है? बाढ़ जो है तो देखो बिहार में काफ़ी बाढ़ आती है, ठीक है, और बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसी वजह से समझ सकते हो। तो बाढ़ का संबंध हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान से। भूकंप कहाँ पर आते हैं? अधिकतर भूकंप जो है कहाँ पर आते हैं? देखो भूकंपों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे आते रहते हैं दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, तो उत्तर भारत में ही अधिक आते हैं, हिमालय के जो गिरपद या हिमालय जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में। लेकिन जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है ना, दक्कन क्षेत्र, उस क्षेत्र में बिल्कुल भी भूकंप नहीं आते हैं, याद रखना, वो भूकंप से बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है, तो आ जाए ऑप्शन में, अगर भूकंप का क्षेत्र दक्षिण भारत दिया हो दक्कन का स्पेशली, तो उसे बिल्कुल गलत कर देना आप। तो भूकंप आते हैं हिमालय के गिरपात क्षेत्र में। और सूखा से प्रभावित क्षेत्र देखा जाए तो कहाँ पर है? सूखे से, तो ये जो मध्य पूर्वी भारत है ना वो अधिकतम सूखे से है, स्पेशली बुंदेलखंड, बघेलखंड जो क्षेत्र है वो क्षेत्र। और चक्रवात कहाँ आते हैं? चक्रवात झारखंड और उत्तर ओडिशा, ये संबंधित है झारखंड और उत्तर ओडिशा से। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना कि बाढ़ आती है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में, भूकंप आता है हिमालय के गिरपद में, ठीक है, और भूकंप आता है, और सूखा है मध्य पूर्वी भारत जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड बघेलखंड का बता दिया मैंने, और चक्रवात झारखंड और उत्तर प्रदेश में आते हैं। ठीक है, तो 3-1-4-2 इसका सही बता दिया। विश्व के वन्य जीव जो हैं भारत में कितने % पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताना है आपको। तो देखो विश्व के देखा जाए तो तकरीबन 5-6% के करीब, यानी इसमें भी 5% के करीब वन्य जीव जो हैं भारत में पाए जाते हैं। 6 भी दिया हुआ है तो 5 ही लगाना। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन कौन सी है इसमें से? देखो हिमालय के बारे में दिया हो तो हिमालय नवीनतम में आता है, अरावली सबसे प्राचीनतम में आता है, विंध्य भी पुरानी है और अन्नामलाई भी। तो इसमें देखा जाए तो शिवालिक हिमालय का ही भाग है, तो शिवालिक जो है इन चारों में नवीनतम हो जाता है। अब देखो कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है इसमें कि भारत में सर्वप्रथम अनाधिकृत जनगणना वर्ष 1872 में प्रारंभ हुई थी। देखो ये पहला तो सही है, क्योंकि मेयो के टाइम से ही जनगणना की स्टार्टिंग हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम से ही, लेकिन ये 10 के आधार पर नहीं थी। 10 के आधार पर तो आगे चल के 1981 में रिपन के टाइम से शुरुआत हुई थी उसकी, तो पहला सही है। दूसरा, लॉर्ड रिपन द्वारा 10 वर्षीय अंतराल वाली पहली नियमित एवं अखिल भारतीय जनगणना 1881 में, दूसरा सही है। 1921 को जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि के कारण इसे महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, सही है। 1981 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि 56.2% थी क्या? देखो इसका ये जो चौथा दिया हुआ है ये गलत है, तकरीबन 57.12 के करीब तो राजस्थान की रही थी एक टाइम, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाता है क्योंकि 1981 में जो भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर जो थी 24.75 के आसपास थी, ठीक है, 25% के आसपास समझ सकते हो। तो इसमें ये पहले 1 2 3 सही हैं और ये गलत हो जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 1 2 3 सही। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44 देखना है। अब भारत की जनगणना के
वर्ष तथा लिंगानुपात को सही सुमेलित करना है। 1901 में भारत का लिंगानुपात कितना था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत कुछ सीखोगे आप। तो देखो भारत में जो 1901 में लिंगानुपात था ना, वो कितना था? 972 था भारत में, 972 था भारत में 1901 में लिंगानुपात। और 1921 में कितना था? 955 था, कम हो गया था। फिर 2001 में हो गया था ये 933, तो कमी होती गई थी। फिर 2011 में इसमें वृद्धि हुई थी। 2011 में कितना हो गया था ये? 2011 में हो गया था 943, 940 दिया हुआ है इसमें, पर 943 कर लेना आप इसे, ठीक है। ठीक है, तो भारत का 943, पाकिस्तान का भी 943 है, और उत्तर प्रदेश का 912 है, तो 31 कम है भारत के से उत्तर प्रदेश का। तो मिलान में देखो 2 1 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है इसका। आगे देखो, इसमें भी मिलान करना है। एक साइड में राज्य और जनसंख्या घनत्व का, केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है? केरल का जो जनसंख्या घनत्व है वो बताना है आपको। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। और लिंगानुपात में क्या मापते हैं? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को, याद रखना। तो केरल का लिंगानुपात कितना है? देखो केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य भी है, सभी को पता होगा। और केरल का जो लिंगानुपात है ना, वह कितना है? तो जान लो, केरल का लिंगानुपात है 859, ऑप्शन सी, इसका सी सही है। और बिहार का सबसे ज़्यादा है राज्यों में भारत में, 1102 है। और पश्चिम बंगाल का कितना है? पश्चिम बंगाल का है आपका, पश्चिम बंगाल का भी काफ़ी है, 1029। और उत्तर प्रदेश का 828 है, 828, 829 है, इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसे सही कर लेना। 829 है उत्तर प्रदेश का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3142। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? जो लवणता होती है उसको मापते हैं हम, यानी 1 लीटर पानी में देखा जाए तो जो अशुद्धि की मात्रा होती है उसको देखते हैं। इसमें औसत के रूप में कितना होता है? जो तुर्की की वो झील है, क्या बोलते हैं, तुर्की की जो वॉन झील है, उसकी लवणता देखा जाए तो सबसे अधिक है विश्व में, तकरीबन 330 के करीब है। 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में मापी जाती है ये, ठीक है, पीपीपी। और इसके बाद मृत सागर का भी काफ़ी है। और तो देखो औसतन एवरेज देखा जाता है जो सागरों का, अरब सागर के पानी का पूछा है इसमें, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन, तो ये कितना है? इसका सही जवाब कितना होगा? ये 35 होगा, अधिकतर एवरेज ये 35 का ही है, ठीक है, तो याद रखना 35 पीपीटी। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है किस पर स्थित है? देखो जैसे मान लो ये, एक सेकंड, जैसे मान लो ये ग्रीनविच है 0 डिग्री, अगर आप इससे 1 डिग्री आगे चलोगे तो 4 मिनट का समय बढ़ेगा, 2 चलोगे 8 का, यानी जितनी डिग्री चलोगे उस हिसाब से प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का समय बढ़ता जाएगा। मान लो कि वो 30 डिग्री आगे है, ठीक है, चलो 30 तो इसका आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि 30 में 4 का गुणा करोगे तो 120 मिनट आगे हो जाएगा, और 120 का मतलब होता है 2 घंटे, तो 2 घंटे ही पूछा है, तो इसका आंसर तो वैसे ही ये हो गया। और भारत जैसे 82.5 डिग्री पर आ गया, 82.5, 82.5 है, तो आप 82 में 4 का ही गुणा कर दो, 82.5 में 5 का 20, 4 दूनी 8 और 1 9, और 8 चौका 4 का 8 चौका 32, 32 हो गया। तकरीबन ये 330 घंटे आ गया भारत का समय जो है। नहीं, यहाँ पे ऐसे मत लगाओ, देखो 4 दूनी 8, 328 तो 82 में हो गए, और आधी के 2 और जोड़ दो तो ये 330 मिनट आगे हो गया भारत का समय जो है। और 330 में आप अगर उसका 4 का भाग, सॉरी, 330 में अगर आप 60 का भाग दोगे तो ये 5.5 घंटे निकल के आएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत का जो समय है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। एक सेकंड मिटा दूँ। तो अब इस सवाल को देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 30.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है ये ग्रीनविच जो समय है, यानी काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। जब आगे है तो ऑप्शन ए थोड़ी होगा, पूर्वी होगा, क्योंकि 30 पूर्वी देशांतर होगा ना, पश्चिम तो पीछे होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा फिर? ए ना हो करके ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन बी। अगर पीछे पूछता
कि 2 घंटे पीछे है तो पश्चिमी होता, आगे पूछा है तो पूर्वी होगा पहले। आगे देखो इसमें सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में लोहा इस्पात केंद्र है और दूसरी साइड में दिया हुआ है देश। हैमिल्टन जो लोहा इस्पात केंद्र है कहाँ पर है हैमिल्टन, बताओ हैमिल्टन कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 48 पर पहुँच गए। एक दो क्वेश्चन और है, बताओ कहाँ पर है हैमिल्टन जो है। हैमिल्टन के बारे में तो सुना होगा, ये तो कनाडा में पड़ता है ना। तो हैमिल्टन कहाँ है, कनाडा में, ए का हो जाएगा 2। और बर्मिंघम कहाँ है, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, तो इसका 2 का 3 हो जाएगा। एसन कहाँ है फिर, एसन है जर्मनी में और अनसान है चीन में, तो 2 3 4 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट देखो, सॉरी, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 49 कि दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम लगाना है। देखो दूध जो उत्पादित होता है विश्व में सबसे अधिक भारत में होता है, तो ऑप्शन ए और सी तो आपके वैसे ही कट गए, ठीक है। अब बचा ये दूसरा और तीसरा, यानी चीन आएगा या संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा। तो देखो सबसे अधिक विश्व में उत्पादित होता है दूध भारत में, दूसरे स्थान पर होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे रूस और चौथे पर तीसरे चीन और चौथे पर रूस, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस क्वेश्चन को और देखो अच्छे से। एक साइड में फसल और एक साइड में क्षेत्र। रबर का उत्पादन कहाँ होता है सबसे अधिक, तो देखो रबर जो उत्पादित होती है सबसे अधिक मलेशिया में। कहवे का उत्पादन कहाँ होता है, कहवे का, तो कहवे के बारे में भी जान लो आप। कहवे का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है इन ऑप्शन के हिसाब से कोलंबिया में, कोलंबिया नहीं सॉरी, हाँ कोलंबिया में ही होता है। और जैतून, जैतून कहाँ होता है फिर, जैतून का होता है इटली में। और गन्ने का मॉरिशस में, ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। गन्ना वैसे तो ब्राज़ील में, दूसरे पर उत्तर वो भारत है, ठीक है। तो 3 4 1 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इतने ही क्वेश्चन थे और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मिलान क्या होगा, ऑप्शन भी बताना है। एक साइड में देश और एक साइड में राजधानियाँ। पेरू की राजधानी कहाँ है, जिम्बाब्वे की कहाँ है, क्यूबा की कहाँ है और लाओस की कहाँ है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका जवाब, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। बाय।